सर बंदा वैसे खा रहे आप उनकी बाइक से खा रहे नहीं सर ऐसे खाना खा अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर।
ओके जी, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है दैट इज द प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया, और उसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स का पढ़ रहे थे, और उसमें हम जो अभी तक डिस्कस कर चुके हैं उसका थोड़ा सा मैं अगर आपको बता दूँ कि हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है। हमने अमीनो एसिड के एडिशन, नाइट्रोजन स्टोर्स की एडिशन करवाओ ऑन। अगर अभी क्लास का मल्टीमीडिया ऑन नहीं है, सो वी विल टेक 2 मिनट्स टू ऑन द मीडिया। चलें जी। सो जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन की थी, हमने प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया स्टार्ट किया है, उसमें कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हमने बात की, और उसके साथ साथ डिस्कस नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को किन फॉर्म्स में हम देते हैं, नाइट्रेट और अमोनियम का आया, और फिर हमने एक छोटा सा टेबल दिखाओ कहाँ पे गया, दिस वन। इसमें हमने कंपैरिजन किया था विजुअल मीडिया का, रिवाइज मीडिया का, और साथ में दूसरे जो मीडिया पर फोल्डर एंड निकल हैलोक मीडिया, इनका देखा था कि कितना का नाइट्रोजन इसके अंदर क्वांटिटी है एज कम्पेयर टू द विजुअल मीडिया। और जनाब फिर हमने थोड़ा सा अमीनो एसिड्स की बात की। अमीनो एसिड जब हम बात की तो उसमें ये डिस्कस हुआ था कि अमीनो एसिड जो है दे आर कॉस्टली, इवन दे आर सोर्स फॉर नाइट्रोजन, बट कॉस्ट ज़्यादा करते हैं मीडिया की, जिस वजह से हम इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, और हम जो एनकरेज करते हैं यूज ऑफ अमोनियम और नाइट्रोजन जो है ये अमोनियम का रिप्लेसमेंट हो सकता है, बिकॉज दैट इज आल्सो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन, ये हमने बात की थी। और ग्लाइसिन इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ मैनी मीडिया। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड हार्ड एविडेंस दैट glycine is really essential for so many tissue cultures, but possibly it helps to protect cell membrane। तो ये ग्लाइसिन की बात हुई थी कि ग्लाइसिन जो है ये बहुत सारे सेल कंपोनेंट, सेल कल्चर मीडिया का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बट स्टिल हमें नहीं पता कि ये इसका ये क्यों एसेंशियल है। It is predicted that it is possibly it is considered that it helps to protect the cell membrane from the osmotic and temperature stresses। तो ग्लाइसिन है शुक्र। फिर हमने कुछ और अमीनो एसिड की बात की, जैसे हमने कैसीन हाइड्रोलाइजेट का जिक्र किया, और कैसीन हाइड्रोलाइजेट में एल्ब्यूटामीन और एस्परजीन, एडेनिन एटसेट्रा, दे वर एडेड इन दैट, सो दे आर प्रेजेंट इन इट।
और when amino acids are added along they can play an inhibitory role और फिर इस वजह से हमने कहा था कि हम amino acids को कंपोजिशन में कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं अगर हम इंडिविजुअली ऐड करेंगे तो they may have an inhibitory role और कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन में ऐड करने के लिए सबसे बेस्ट है किसी हाइड्रोलाइजेट उसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन है एल-ग्लूटामाइन का एस्परजिन और एडेनिन का बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ अमीनो एसिड इन लिस्ट किए हुए हैं यहाँ पे ये हमने डिस्कस कर लिए थे दे आर इन्वॉल्व इन द रैपिड ग्रोथ they encourage and they support the protoplast cell division conservation of ATP involved है और as a chelating agent है यहाँ पे आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से बताया था कि chelating agents क्या होते हैं और they enhance the nitrogen assimilation क्या होती है महलूर जो यूज करना है assimilation सेल्स के अंदर जो है वो चला जाता है मतलब कि यूटिलाइज हो जाता है तो सेल प्रोबेबिलिटी से प्रोडक्ट बनाता है या एनाबॉलिज्म होता है जी तो बिकम अ पार्ट ऑफ समथिंग दिस assimilation अगर हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाएगा to become a part of the cell or you can say to become a cell constituent via the metabolic processes that maybe anabolism or the catabolism and ये इसमें हम कह रहे हैं कि amino acid they enhances the nitrogen assimilation the consumption of that nitrogen that we have provided into the medium that consumption of nitrogen into the cell constituent as a cell constituent ठीक है ये टॉक्सिक नहीं है amino acid as ammonium is toxic उतनी ज्यादा नहीं है and they may be used as a buffer because you know that they have capacity to work as a chelating agent so that's why they may be used as a buffer yes Cocker सर यूरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डीनाइट्रिफिकेशन सर अमीनो एसिड की हम इतने सारे बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं तो क्या अमीनो एसिड से हमारे पास डीनाइट्रिफिकेशन परसेंटेज को या उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं नहीं ये जो हमारे पास डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस ये प्रॉब्लम है ये प्लांट टिश्यू मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है आप यूज के अंदर प्लांट टिश्यूज में जब हम नाइट्रोजन प्रोवाइड करें तो वहां पे हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं आती अगर आती है तो वो कंसीडरेबल है दूसरा डेफिनेटली ये अमीनो एसिड जो है रिड्यूस नाइट्रोजन है एंड दे विल रिड्यूस डाउन द प्रोसेस ऑफ दैट डीनाइट्रिफिकेशन अच्छा द नेक्स्ट वन दैट इज द फास्फोरस ये अभी हमने नहीं पढ़ा था so phosphorus that is it is a vital element in the plant biochemistry it occurs in numerous macromolecules such as nucleic acids में present है phospholipids में present है और as a coenzyme react करता है phosphorus और इसका फंक्शन अगर हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इट फंक्शंस इन एनर्जी ट्रांसफर वाया ATP की फॉर्म में मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड टू डिफरेंट शुगर प्रोवाइड एनर्जी इन रेस्पिरेशन photosynthesis and phosphate bound proteins regulate the activity जब हम बात करते हैं द फॉस्फेट ग्रुप दैट इज अटैच्ड विद कार्बोहाइड्रेट्स फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड कार्बो उसकी एग्जांपल हमारे पास सबसे अच्छी आती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमने कभी किसी जमाने में बात की थी तो व्हेन ग्लूकोज एंटर इनटू द सेल इट कन्वर्ट इनटू J6P ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो यहाँ पे कुछ ऐसी बात नहीं लिखी हुई कि फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड टू डिफरेंट शुगर्स प्रोवाइड एनर्जी इन रेस्ट अब वो G6P G6 16 बिसफॉस्फेट तो इस केस में ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में फॉस्फेट के कार्बोहाइड्रेट से अटैच होने की सूरत में वी आर गेटिंग द एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अल्टीमेटली इन द क्रेब्स साइकिल ठीक है सो इट मींस दैट यू कैन से दैट फॉस्फेट हैज इट्स रोल इन द एनर्जी प्रोडक्शन बाय अटैचिंग इटसेल्फ विद द ग्लूकोज और द कार्बोहाइड्रेट्स ये एक इसका फंक्शन है हमारे पास दूसरा ये है लेकिन इस एग्जांपल के अंदर एनर्जी तो हमारे पास सर लास्ट स्टेप जो मेटाबॉलिज्म में मिलती है बिल्कुल मिल रही है बट दैट प्रोसेस कैन नॉट बी इनिशिएटेड विदाउट द बाइंडिंग ऑफ दैट फॉस्फोरस टू द कार्बोहाइड्रेट इनिशिएट हो रहा है अच्छा अगला है जी इसके अंदर द सेकंड थिंग व्हेन यस सर ये तो प्लांट सेल की बात हो रही है प्लांट सेल फोटोसिंथेटिक सेल है सर ग्लूकोज बन गई क्लोरोप्लास्ट हमने सिर्फ से ट्रांसपोर्ट आउट करना है साइटोप्लाज्म के अंदर हमने मेम्ब्रेन से उसे नहीं लिया मतलब सर मेम्ब्रेन से लेंगे तो वहां पे ग्लूकोज फॉस्फेट ठीक हो गया हमारे बात नहीं होने देंगे यहां पे भी ग्लाइकोलाइसिस तो हो रही है रेस्पिरेशन के लिए और ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप प्लांट में तो वही है ग्लूकोज 6% डिस्कस करना चाह रहा हूं ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट में बनता है
साइटोप्लाज्म एक्सपोर्ट आउट हो रहा है, जितना मेटाबॉलिज्म रेस्पिरेशन के लिए चाहिए उतना कंज्यूम और बाकी का एक्सपोर्ट आउट हो जाएगा ऐसे। तो सर उसमें तो फिर हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसफर है ग्लूकोज का, उसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट तो सर क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होती है उसमें भी सिर्फ बात इतनी सी कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है जिसके रिजल्ट में अल्टीमेटली वी विल बी गेटिंग एनर्जी। दैट प्रोसेस विल स्टार्ट व्हेन कार्बोहाइड्रेट विल बाइंड विद द फॉस्फेट। ये कर रहा हूं मैं बिल्कुल अच्छा जी, next one है phosphorus that is absorbed into plants in the form of primary or secondary orthophosphate anions by an active process which requires the expenditure of respiratory energy। तो phosphate जो है ये plants में absorb जो है anions की form में हुआ करता है नॉर्मली in the form of the primary और secondary anions। anions की form में absorb होगा और energy जो required है इस absorption के लिए, ये energy वही है जो रेस्पिरेशन के रिजल्ट में एटीपी और एटीपी में अच्छा रेस्पिरेशन के रिजल्ट में एनर्जी बनी उसमें भी फास्फोरस एनर्जी बनी एटीपी उसमें भी फास्फोरस अपटेक कर रहा है फास्फोरस को उसके लिए भी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है। फॉस्फेट इन नॉट रिड्यूस फॉस्फेट इज नॉट रिड्यूस्ड इन प्लांट्स बट इट रिमेन्स इन द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। और फॉस्फेट जो है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में प्लांट्स में मौजूद रहा करता है। और तो फॉस्फेट दैट इज एनाइन, दिस इज नेम ऑफ द एनाइन क्या It is used in a plant as the fully oxidized or the phosphate form और oxidized form में है और जब it is used in the plant as the fully oxidized orthophosphate। Orthophosphate को normally that is considered anionic form। तो simply anionic form में ही absorb हो रहा है और anionic form में ही ये consume हो रहा है plants अंदर phosphate। So whenever it is attaching itself with the carbohydrates and ultimately it's converting itself into the energy in the form of there. Abhi, during the class, okay, hold your mask, come. Okay, we have a spray today. ये antibiotic है, antiviral है, क्या है? इन दोनों में जो है वो एनर्जी रिलीज हो रही है? नो एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, सिर्फ हम इतनी सी बात कर रहे हैं सजल। और यहाँ पे देखो इसके ऊपर समझ आ जाएगा। हमें पता है कि इस ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा और ये पायरुवेट आगे पीसीए साइकिल में चला जाएगा जिस तरह में जाएगा एसिटाइल को ऐसे जैसे यहाँ से भी एनर्जी निकलेगी और इधर भी एनर्जी आएगी। ठीक है। ये ग्लूकोज इटसेल्फ आगे नहीं चल सकता जब तक ये ग्लूकोज है फॉस्फेट साथ अटैच होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ना बना दे। तो मैं सिर्फ एम्फसिस ये करना चाह रहा हूं कि फॉस्फेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी यील्ड का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता जब तक फॉस्फेट, मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूं। ठीक है। तो इसके साथ अब अगली बात इसके साथ मजीद अगर हम करते हैं जो एनर्जी बनती है ये भी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फिर फॉस्फोरस की इंपॉर्टेंस आ गई। अच्छा, फिर हमने ये भी देखा कि जब ये एक सेल है और इस सेल में फास्फोरस एब्जॉर्ब होना है तो एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ एनायंस। ओके, और इसके लिए एनर्जी चाहिए, वो ये वाली एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। ये बात अभी तक हुई है सर।
ठीक है। तो ये सिर्फ हम उसकी फॉस्फोरस की इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, और इसमें इसमें इस सिग्निफिकेंस क्या है, और व्हाई वी नीड टू ऐड द फॉस्फोरस इन एग्जैक्ट क्वांटिटी इन द प्लांट टिश्यू मीडिया। सिर्फ ये बात तो ये है, इसको ज्यादा कंफ्यूज करने की हरगिज जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, phosphate that is not present in the reduced form in the plants normally, ये oxidized form में रहा करता है। PO4, yes, PO3, चलें आप ऐसा करेंगे, बायोकेमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी, या खुद से डिसाइड कर लें कि PO4 है या PO3 है। very much weak in bio. ये इसके लिए PO4 minus PO3. Okay, we have a discussion in class. So, okay, the online audience, please wait for. वायरस तो खत्म हो गया, ये कह रहा हूँ। मुझे आपने वो बताना है, मुझे चाहिए कोई अकाउंट चाहिए ग्रामर का, वो आप दे देंगे मुझे? 2500 कौन से कार में है ग्रामर। Okay, after this discussion, we will start the role of potassium and the significance of potassium. Potassium is normally not metabolized. It is a major cation within the plants, or potassium it contributes significantly to the osmotic potential of the cells. Metabolized nahi hoga. It is transported quickly across all cell membranes, and two of its major role is in the regulation of pH, and second one is in the osmotic environment within the cell. pH or osmotic environment को maintain करने का अपना role play करता है. Many proteins that show a high specificity for potassium, which acting as a cofactor, अगली बात ये आ गई है कि as a cofactor role करता है potassium different enzymes के लिए और proteins के लिए. Whenever potassium attaches with the proteins, it alters their configuration so that
these proteins they may become the active enzyme. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. गुड, नहीं आई समझ? बात सिर्फ इतनी सी है कि पोटेशियम बहुत सारी प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर सकता है. This is a protein. When potassium will bind with it, it will change the configuration of the protein, and it will change the configuration of protein in that manner that now that protein would act as an active enzyme. Got it? इसी वजह से यहाँ पे हमने टर्म यूज की है कि potassium is a cofactor, ठीक है, of the enzymes. It is also neutralize organic. It also neutralize organic anions produced in the cytoplasm and so stabilize the pH. ये ऊपर वाला फंक्शन उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे कि जो एनाइंस बन रहे हैं, चूंकि ये केटाइन है, एनाइंस जो बन रहे हैं उन एनाइंस को ये न्यूट्रलाइज करता है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल्स को मेंटेन रखने के साथ साथ ये पीएच को मेंटेन रखता है. और इसके साथ जी हमारा अगला है सोडियम. It is taken up into the plant, but in most cases it is not required for growth and development. ठीक है? Many plants actively secrete it from the roots to maintain a low internal concentration. अगर internal concentration इसकी low नहीं होगी तो क्या होगा? बात समझ में आई? Second sentence है कि many plants they secrete from their roots to maintain low internal concentration. तो लो इंटरनल कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्यों जरूरी है? क्योंकि सर पोटेशियम और बाकी केटाइंस को बैलेंस करना होगा. सॉल्ट वाटर मूवमेंट से वाटर मूवमेंट जो चेंजेस है तो बैलेंस होंगे एंड इसको तो वाटर मूवमेंट के ज्यादा पानी है. मैं यही कह रहा हूं कि अगर इंटरनल कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम दैट इज लोअर तो इसका मतलब है कि वाटर कंसंट्रेशन वुड बी हायर इन द इनसाइड द सेल. तो वाटर विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. सिनेरियो भी ये बना है. मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हाई देयर इज अ नीड टू कीप द सोडियम एट लोअर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल. चलो शाबाश, ये बात है आप तो सोचने वाली. पहले वाले आप सोडियम पोटेशियम कौन सकते हैं? सोडियम को बाहर सकते हैं और पोटेशियम अंदर निकालते हैं. एनीवन एल्स मजीद डिफाइन कर रहे हैं इसको. एनीवन एल्स? सर इसमें ये भी हो सकता है. ओके, एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन? एक मिनट है. एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन क्वेश्चन समझ में आया? वी आर अनएबल टू. भाई आप लोगों को आवाज आ रही है हमारी? यस सर. कोको मुझको कहो यार तो ठीक करे आगे. उसको आवाज ही नहीं आ रही है. बचा नहीं माइक ऑन है. उसको बुलाओ, उसको ठीक करे. किसी ने माइक ऑफ की सर, देखिए माइक को ऑफ है. नहीं बोलना चाहिए ना इनको. सर आ रही है आवाज? सौलत शाह, डू यू हियर अस? जी सर आ रही है आवाज. ही इज ट्राइंग टू स्पीक. अक्सा अजीज भाई हमें आपकी आवाज नहीं आ रही. सर मुझे आपकी आवाज आपको क्या करता है? सर हमें आ रही है. बताएं तो सही. इफ यू गाइस आर कम्युनिकेटिंग विद अस एंड मैं आपकी बात सुन नहीं रहा तो उसको बताएं सही. मैसेज तो करें मुझे यहाँ पे एटलीस्ट. सर आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज अभी 2 मिनट ठहरे, हम इसको स्पीकर को ठीक करवा लें फिर आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं. आप बताएं तो सही एटलीस्ट कि आप बोल रहे हैं और आवाज नहीं आ रही. मैसेज कर सकते हो इसमें. चले कमरान तो आप कुछ बता रहे हैं. सर बेसिकली हमारे पास ये होता है कि बहुत से मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनको ना एज ए फीड प्लांट इस्तेमाल करते हैं. वेस्ट रिमूव करना होता है. लेकिन रिमूव करने के लिए वाटर रिक्वायर्ड, वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड. तो होता है कि बेसिकली सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होती है तो सोडियम अंदर रिमूव करते हैं. देन वाटर रिमूव होता है तो उसका मेटाबोलाइट बहुत सारे होते हैं जो डिसॉल्व फॉर्म में रिमूव होते हैं. दिस इज द यस आप शुरू है. सर सोडियम जो है यहाँ पे लिखा है कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो अगर वो सेल के अंदर है तो वो बाकी आयंस को मतलब आने नहीं देगा. मतलब कि वो उसका ऑस्मोटिक बैलेंस खराब हो जाएगा. तो मेरा सोडियम निकल जाएगा. राइट, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सोडियम जो है ये ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए जरूरी है. लेकिन बहुत वैलिड लॉजिक जो है वो कमरान वाला है कि व्हेनेवर वी रिमूव द सोडियम फ्रॉम द सेल और साथ ही साथ अंदर जो है वाटर कंसंट्रेशन हायर हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास अल्टीमेटली क्या होगा कि वाटर विल रिमूव आउट और there are certain metabolites which are dissolved in the water, they will be removed in the dissolved form. तो हम इससे डबल जो पर्पस है उसको मीट कर रहे हैं बेसिकली दिस वन.
बाकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने वाला है वो सोडियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप्स के साथ, प्रोटॉन पंप्स के साथ, वो एक अलग स्टोरी है एंड दिस इज वैलिड, बट स्टिल आई एग्री विद इट। इनकी आवाज नहीं मुझे आ रही है, इन तक मेरी आवाज जा रही है। सर इस पॉइंट की सर समझ नहीं आई, सर रिपीट करें। किसको? मैं करता हूँ जरा आवाज क्लियर हो जाए। सोडियम सेल से बाहर क्या, पानी के बाहर क्या, जो डिसॉल्व मेटाबोलाइट से बेस से पानी का पानी। सेल्यूलोज सॉल्वेंटेशन नहीं आई समझ तो मैं समझाता हूँ। हाँ अच्छा सेल्यूलोज सॉल्वेंट इंटरेक्शन को आप ये नहीं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मत जाओ। सेल रूट सेल से अंदर वाटर है, साथ ही साथ रूट सेल्स के अंदर सोडियम आयंस भी मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अब नो प्रॉब्लम इज दैट रूट सेल्स आर मेटाबोलिज्म के रिजल्ट में वी आर हैविंग द मेटाबोलाइट्स व्हिच आर टॉक्सिक एट द हायर कंसंट्रेशन। नाउ वी नीड टू रिमूव द मेटाबोलाइट्स फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड, गॉट इट? व्हेन वी नीड टू रिमूव द मेटाबोलाइट्स, उसके लिए हमें वो वाटर बाहर निकाल देना चाहिए बिकॉज़ मेटाबोलाइट्स आर डिसॉल्व्ड इन द वाटर। अब वाटर बाहर क्योंकि सॉइल के अंदर हायर कंसंट्रेशन है तो पानी अंदर से बाहर तो आएगा नहीं। उसके लिए प्लांट क्या करेगा कि अपनी विसिनिटी में रूट हेयर्स के एक जगह दैट विल सीक्रेट आउट द सोडियम आयंस। सोडियम आयंस वहां पे जाके वाटर कंसंट्रेशन लो डाउन कर देंगे और अब जो वाटर है वो इनसाइड टू आउटसाइड आ सकेगा आसानी से फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन एंड वी आर फुलफिलिंग द पर्पस, वी आर रिमूविंग द मेटाबोलाइट्स। Okay guys, do you hear me now, the online one? यस सर आवाज आ रही है। यस सर। आपकी तो आ रही है, हमें अब आई आपकी, थैंक गॉड। ओके थैंक यू वेरी मच। तो अगर आवाज कम्युनिकेट ना हो सके तो आप लोग पहले बता दिया करें, ये तो मैंने खुद पूछ लिया तो बचत हो गई है, अदरवाइज पूरी क्लास इसी तरह रहने की। सर वैसे एक बात बताएं। जी जी देखें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक अगर पानी निकल रहा है तो साथ वेस्ट मटेरियल बाहर आ रही है, हाँ। फिर रूट जो है पानी अब्सॉर्ब कर रही है, वो नहीं। पानी वापस अब्सॉर्ब करके वापस बस अंदर आ रही है। नहीं जो ये ऑस्मोसिस होती है ना, जब अब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस होती है और ऑस्मोसिस के थ्रू हमारे पास जो मेटाबोलाइट्स हैं वो साथ में नहीं आने करते। ऑस्मोसिस हमारे पास एक तरीके से डिफरेंट होती है, डिफरेंट मेम्ब्रेन सेपरेट मॉडल होते हैं जो मेटाबोलाइट को फिल्टर करके अंदर वाटर मूव करता है। ऑस्मोसिस जो है ये थ्रू मेम्ब्रेन है ना बच्चे, मेम्ब्रेन और सेलेक्टिव परमेबल नेचर। रूट से सोडियम बाहर जा रहा है, चला गया साथ वाटर भी गया, पहले सोडियम गया उसके बाद वाटर, वाटर भी गया, ठीक है वाटर के साथ जो है वो मेटाबोलाइट्स चला गया। अब थोड़ी देर बाद उसके अंदर वापस वो ट्रांसपिरेशन फुल होगा, वाटर वापस अंदर आएगा। ठीक है। जब वाटर वापस अंदर आएगा तो वो अब यहाँ पे वो जब अब यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है दैट विल प्ले इट्स वो रोल। पहले तो नहीं मेमोरी। हाँ पहले एक्सपोर्ट आउट हो रहा था, टू वे प्रोसेस है ना। सर ये डायलिसिस का फिनोमेनन Yes. सर सोडियम जो है ये आसान टर्म यूज कर गया। अब वो पहले एक्सपोर्ट आउट हो रहा था, दैट वाज अलाउड। यहाँ पे मेम्ब्रेन विल प्ले इट्स ऑन रोल टू पिक अप। यस सोडियम सर सोडियम में जब जाएगी हमारे पास तो वाटर इसका रेड करके एनएस बना देगी और इसकी वजह से जो हमारे पास सोडियम नहीं मुझे समझ नहीं आई, शुरू जरा प्लीज। सोडियम आपने बताया ना रूट से सोडियम में जा रही है हाँ रूट से ओके तो वहां पे सर वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसका रेड करके एनएस बना देगी बेस। NaOH क्यों बना देगा यार पानी? इतनी आसान केमिस्ट्री नहीं है जितनी कर दी है। पानी के अंदर मेरी बात सुनो, मैं सुबह मैं वो करके आऊँ गलगल में पानी के अंदर वो डाल दिया तो मैं NaOH अंदर कर गया। नहीं ना ये ऐसा पॉसिबल भाई, नहीं ऐसे नहीं होगा करना। क्या तरीके से सर एक और बात जी जी तो हम लोग सोल्यूट मूवमेंट के फूड पार्टिकल की मूवमेंट भी यूज कर सकते हैं। फूड पार्टिकल की मूवमेंट भी कैसे मुझे एक्सप्लेन करो। सर जब हमने अन्य एक्सपायर गया उसकी विसिनिटी में तो वहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन हाई होगी, अब उसमें वापस साइड के अंदर भी चले जाना है तो मैं भी यूज और फिर इसके लिए सोडियम पोटेशियम पंप्स काम करते हैं जी, वापस इसको लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दिस वाज द डिस्कशन ऑन द सोडियम। आखिरी पॉइंट इसका रहता है, इट इज ओनली अपेयर्ड टू बी एसेंशियल टू सॉल्ट टॉलरेंस प्लांट्स। जो सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट है उनके अंदर ये एग्जिस्ट करता है और साथ ही साथ यू नो दैट ये सॉल्ट टॉलरेंस की हमने किसी जमाने में बात की थी, हेलोफाइल एंड हेलो टॉलरेंट की बात की थी, तो डिफरेंस था उसमें। गुड, आई एम हैप्पी कि आपको कुछ माइक्रो अभी तक याद है स्टिल। सो मैग्नीशियम आ गया नेक्स्ट वन। इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, सो दैट विल बी वेरी मच नेसेसरी if the plant is photosynthesizing, and it is also required non-specifically for the activity of many enzymes, especially in the transfer of the phosphates। एंजाइम्स के साथ कोएंजाइम के तौर पे भी रिक्वायर्ड है।
ATP synthesis has an absolute requirement for magnesium, and it is bridging element in the aggregation of the ribosome subunit. When the ribosomal subunits are aggregating, magnesium जो है वहाँ अपना रोल प्ले कर रहा है, और इस केस में हमारे पास जो है ATP synthesis में indirectly magnesium का रोल है. It is the central atom in the porphyrin structure of the chlorine. ये porphyrin structure क्या था? So 4 nitrogen being structured. Yes, porphyrin structure. Sulfur है, it is mainly absorbed as a sulfate, and its uptake is coupled to nitrogen assimilation. ठीक है? It is incorporated into chemical compounds mainly as a reduced form, SH के form में, -S में या SS के form में attach हुआ करता है. आ रही है ना? Okay, thank you for letting us know. अच्छा, the जो fourth point है इसके अंदर, it is used in lipid synthesis and in regulating the structure of proline through the formation of acid bridges. What is it, proline? Minus. Good. तो इसमें sulfide bridges बनाने में अपना रोल है. जी. समझ रहे हैं? Cysteine में बनते हैं, cysteine में सर. Yes, बिल्कुल. उसमें भी sulfur bridges होते हैं. Okay. नहीं, मैंने ये बताया है, पूछा नहीं है मैंने. प्रोटीन में आप मुझे लगा आपने कहा प्रोटीन में बनते हैं सर. ये प्रोलीन वाली जो है इसकी स्ट्रक्चर रेगुलेशन में इन्वॉल्व है सल्फर. जी. Sir, how is it coupled to nitrogen assimilation? How is it coupled to nitrogen assimilation? महानूर, इसमें नाइट्रोजन एसिमिलेशन में हमारे पास जो एंजाइम्स हैं, उन एंजाइम्स की इंडायरेक्ट एक्टिवेशन में अपना रोल प्ले करती है सल्फर नाइट्रोजन एसिमिलेशन में. अच्छा, इट एक्ट्स एज अ लिगेंड. सॉरी, ये लिपिड के अंदर, लिपिड सिंथेसिस के अंदर मैं उसकी बायोकेमिस्ट्री को लेकर कमांड क्लियर नहीं हूं लिपिड सिंथेसिस को लेके, लेकिन आई माइट एक्सपेक्ट द थिंग that may have its role in phospholipids के कॉन्टेक्ट. नहीं, फॉस्फोलिपिड्स के साथ में आएगा. वहाँ पे पूरे स्ट्रक्चर में नहीं ये मेरी लिपोप्रोटीन फ्रैक्शंस में शायद इसका इनमें से किसी के साथ रोल है. आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट. आई विल लेट यू नो बाय आफ्टर चेकिंग. ठीक है, मुझे याद करवा. It acts as a ligand joining ion of iron, zinc, copper to metalloproteins and enzymes के साथ में, और ये ligand के तौर पे एक्ट करता है. इस वजह से भी इसका अपना रोल हो सकता है. This one. Yes, Copper, we want to say something. Also, phospholipids में इतना सर जो थर्ड कार्बन होती है phospholipids, थर्ड या सेकंड कार्बन नंबर सब प्रिंट करने से उसमें कोलिन होती है सर, जो हमारे पास मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स होते हैं. लेकिन जब वो कोलिन की जगह जो है वो और कोई कंपोनेंट रिप्लेस हो सकता है, तो जो हमारे पास सल्फर कंटेनिंग और जो कंपाउंड है वो भी उसमें आ सकते हैं. नहीं सर, तीन हमारे पास कोलिन, सिस्टीन और मैं तीनों के अंदर नहीं है. बात की अगर मैं लिपिड्स की बात करूं तो लिपिड में कार्बन नंबर दो और चीज भी है क्या नहीं है. मैं इसमें ज्यादा क्लियर नहीं. मैं इसके लिपिड अंदर का मेटाबॉलिज्म होता है, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स के वो फैक्टर हो गए. नहीं, मैं इसमें क्लियर नहीं. मैं वैसे कर दूंगा. लेकिन हो सकता है कि मैंने एनाबॉलिज्म में लिपिड पढ़ा था. ये तो बिल्कुल कोफैक्टर टाइम नहीं. लेकिन मैं सीरीज पर व्हाट द रोल ऑफ सल्फर इज एक्टिंग. मैं चेक करके बताऊंगा, फिर हम डिस्कस कर लेंगे. एक मैंने आपको बताया नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, दूसरा मैंने आपको ये बताया और इसके अलावा आगे वो बायो वो अगली क्लास में महमूर सुहेल आपको बताएंगी जो है नॉन राइबोसोमल सिंथेसिस बता लेंगे. अच्छा जी, हम सल्फर की सिग्निफिकेंस में हमने बात की है, और सल्फर की सिग्निफिकेंस जो है आयरन, जिंक, कॉपर, मेटालोप्रोटीन्स के तौर पे साथ ये लिगेंड के तौर पे काम करता है. एंड इन दैट केस दैट मे हैव इट्स बेस्ट सिग्निफिकेंस. कैल्शियम, it helps to balance anion within the plant. It is not readily mobile. It is involved in the structure and physiological properties of the cell membrane and the middle lamella of the cell wall. What is that middle lamella, Zainab? Middle lamella. Zainab recall करें या आप बताएंगे? मैं जरा आगे गुजरने लगा, फिर आप middle lamella क्या होता है? Without consultation with the Google, please recall your knowledge. The enzyme beta-1,3-glucan synthase depends on calcium ions. ये beta-1,3-glucan synthase पहले ज़ैनब बताएंगी मिडल लैमेला, और उसके बाद इस एंजाइम का जो रोल है वो बताएगा अफजाल. beta-1,3-glucan synthase जो है इसका क्या रोल है? ठीक है, गुड. आ रहे हैं वापस इस पे. Calcium, there is a cofactor in the enzyme.
responsible for the hydrolysis of ATP. So hydrolysis of ATP would not be possible without the calcium, and calcium is acting as a cofactor for it. मैंने दो सवाल किए हैं. एक सवाल बहुत जनरल है आपके प्रीवियस नॉलेज से कि व्हाट इज मिडल लैमेला, और दूसरा सवाल है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बीटा 1,3 ग्लूकेन सिंथेस. नो, ज़ैनब बताएंगे मुझे द फंक्शन ऑफ मिडल लैमेला. No, so not function. What is middle lamella? Noman Aziz, are you there? Yes, sir. Okay, सर बाहर निकाल देंगे जो मुझे खटक रहे हैं. Noman Aziz, what is middle lamella? सर ये सेल वॉल के अंदर जो होती है ना, वो प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान होती है. नुमान पूरी गूगल हुई नहीं तुमसे ना ये वाली. अलीना बतूल, व्हाट इज मिडल लैमेला? जी सर. मैंने बुलाया नहीं है, मैंने क्वेश्चन किया है. ईशा फातिमा, व्हाट इज मिडल लैमेला? Okay, मोहम्मद बिलाल, what is middle lamella? सर एक्चुअली जो हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो वॉल होती है उसके दरमियान में जो वॉल होती है ये वो फ्लूइड होता है, ये वो कहलाता है. Okay, Kamran, what is middle lamella? So basically middle lamella हमारे पास is a component of the cell wall which is formed initially for the joining of the two neighbor cells. ठीक है, दो neighbor cells के बीच में मिडल lamella. When the cells divide, after the cell division, initially when the cell wall is being synthesized, the septum of cell wall is being synthesized between two adjoining cells. अगर मैं इसको इस तरह से कर सकूं, for example जी, ये अगर सेल था हमारे पास, इसमें सेलुलर मेम्ब्रेन शायद इस तरह मैं बना दूं, और दूसरी ये सेल दो में डिवाइड हो गया, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल. सो अब इन दोनों के दरमियान में सेल वॉल बननी है. Initially this one, middle lamella. Now that would mature into cell wall, middle lamella. So next question is for Afzal. What is the role of beta 1,3 glucan? जो गूगल से देखा है ना वो ऊपर से रीड नहीं करना पड़ता. अच्छा चलो बताओ, beta 1,3 glucan. जो ग्लूकोज स्टार्ट पर दिया ना, ये इसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है और 1,3 रिपीट होता है. Anyone? Beta 1,3 glucan. मानो क्या होता है? सर ये बेसिकली स्टार फॉर्मिंग हमारे पास एंजाइम है, ये कार्बोहाइड्रेट फॉर्मिंग है. एक्चुअली लिंकेज करता है तो बीटा ग्लूकोज जो होते हैं उनके जो कार्बन के 1,3 उनके साथ लिंकेज बनाते हैं, या फिर एक चेन. सर ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट मेरा सवाल सेलुलोज के क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट. Yes. Beta 1,3 glucan that involves the criss-cross arrangement of cellulose. ठीक है, तो कैल्शियम का जो रोल है that is directly or indirectly with the cellular wall synthesis. Okay मारिया, cellular wall synthesis के साथ इसका रोल है कैल्शियम का, और that is playing its role properly. Next one is the chlorine. It has been found to be essential for plant growth, and it is sometimes considered as a micronutrient because it is required in a very small amount, and it is required for water splitting protein complex of photosystem 2. Photosystem 2 water split करता है, उस enzyme के लिए plant that would require the chlorine. It can function in osmoregulation in particular stomata guard cells. कुछ guard cells में ये water osmoregulation में भी अपना रोल प्ले करता है. आगे आ जाती है बात, एक मिनट रहेगा, micronutrients की. अरेंज micronutrients कौन से nutrients हो सकते हैं? तो फिर trace elements क्यों नहीं कहते हैं इनको? कोई एक और का नाम बता सकते हैं? एक और का नाम? क्लोरीन. वो तो मैक्रो में आ गया ना, पढ़ लिया. हम माइक्रो में स्किप करना है. इसके अलावा बोर्ड के बाद देखेंगे इसे डायरेक्ट नाम. Yes.
कुछ कुछ कह रहे थे आप ऊपर, आप दोनों कुछ कह रहे थे, 3-4 लोग मैंने चुप करवाया था उस टाइम। सर वो फोटो सिस्टम टूल में आपने कहा कि रीडिंग के जरिए हम फोटो एक्सेस करते हैं। नहीं हम नहीं करते, प्लांट करते हैं। प्लांट, हाँ प्लांट। तो सर वहाँ प्लांट तो वो क्या सनलाइट में जितनी आपने वो सेंटेंस नहीं पढ़ा कि जो फोटो सिस्टम टू कॉम्प्लेक्स की बात हुई है, जो स्प्लिटिंग प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग प्रोटीन है, उसको क्लोरीन चाहिए। सर उसमें यहाँ पे सर गार्ड सेल्स की बात करें तो सर गार्ड सेल्स में जब ऐसा प्रेशर कैलकुलेशन बात नहीं होता, यहाँ पे होता है, और आपने वर्ड नहीं पढ़ा, इन पर्टिकुलर स्टोमेटा, नॉट इन ऑल, इन पर्टिकुलर स्टोमेटा। मतलब सर मैं ये तो ये सर आपकी आवाज म्यूट हो गई है। आवाज इसलिए म्यूट थी बच्चे के, कॉकअप को डांट पड़ रही थी, तो इस वजह से मैं चाहता नहीं था कि ऑनलाइन डांट पड़े। तो अच्छा जी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बात करने लगे अभी हम। The plant requirement for microelements, they have only been elucidated in the 19th century, or in the early of 20th century. Uncertainty still existed over the nature of the essential microelements. और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि many tissues, इग्नोर किया था मैंने फूड में भी। So what? This is the class. President of Pakistan की भी कॉल आई तो you are in the class. ये कोई लॉजिक नहीं। ये क्या कह रहा है? ये गलत बात है। बहुत सर बढ़िया। ये ब्रेक पे मैम जब समझ आता सर खत्म हो गया। चले, अच्छा ऐसा करें जी, वी आर गोइंग टू टेक 2 minutes ब्रेक बिकॉज काफी सारे लोग यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और उसके बाद हम माइक्रो
चलें जी, सॉरी हम आगे पढ़ने लगे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि 19th सेंचुरी और 20th के स्टार्ट तक हमें माइक्रो एलिमेंट्स का कोई इतना ज़्यादा अंदाजा नहीं था कि हाउ दे कैन एनहांस द प्लांट टिश्यू कल्चर, द प्लांट ग्रोथ इन द इन विट्रो मीडियम। उसके बाद जब हमें इसका एहसास हुआ, उसके कुछ एविडेंसेस मिलते हैं कि एडवांटेज ऑफ एडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाज मेनली इवैल्यूएटेड बाय देयर कैपेबिलिटी टू इंप्रूव द कैलस ग्रोथ और द रूट ग्रोथ। ग्रेजुअली हुआ ये, और उसके साथ साथ ये एक 1922 में जनाब निड्सन he incorporated ferrous and manganese on a very successful orchid seed media। ये orchid seed plants या orchid plants की कौन से plants होते हैं? Yes, तो orchid seed media को grow करवाने के लिए they used the ferrous and the manganese and they got good results। So then it was identified gradually कि micro elements they may have their role। Heller in 1953 में he performed first well demonstrated experiment to explain the advantages of micro elements on tissue culture media, और 1953 तक ही बना के अभी कल की बात लगती है। अच्छा जी, why in the question है जी यहाँ पे, why in the first development many tissues were undoubtedly grown successfully in tissue culture media without micronutrients? What do you think about it? नेचर नहीं, ये सवाल है जी, इसका लॉजिक दें। मैंने आपको बताया कि 1953 या 20th सेंचुरी के स्टार्ट में आके हमें पता चला कि माइक्रो एलिमेंट्स का कोई रोल हो सकता है सर। उससे पहले विदाउट माइक्रो एलिमेंट्स ग्रो हो रहे थे, क्यों और कैसे? सर हम लोग कंपटीशन स्टार्ट व्हाट डू यू थिंक? इज देयर डू यू हैव लॉजिक? यस सर, उससे पहले तो हम जो मीडियम इस्तेमाल करते थे स्पेसिफिक मीडियम नहीं रहता। क्यों? तो हम मतलब साम पड़ा कि वो ऐसा जैसा एग एलबी एग साइड के था, वो बहुत हमें उससे पहले तो हम था वो ब्रॉड मतलब क्या कहते हैं सर देखिए प्लांट सेल्स जो थे वो ग्रो कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो फर्दर उसको डेवलपमेंट चाहिए होती थी उसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होते थे। तो मतलब वो बेयर मिनिमम उसके पास था, लेकिन उसकी एनहांस ग्रोथ नहीं हो रही थी। सर दूसरी एक सर 1.8 था सर 1.8 भी हो सकता है लाइक। अच्छा जी, ऑनलाइन ऑडियंस क्वेश्चन ये है जो लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग इसमें लॉजिक्स देंगे। अभी हमारे पास क्लास में से मानूर खान ने एक लॉजिक दिया है कि they were growing but they were not growing optimally and for the optimum growth the plants will be plants needed the micro elements। The second argument is from the Mr. Kokadumran। सर दूसरी बात ये है कि सर जब हम लोग स्टार्टिंग में हमने कंसिडर करना शुरू किया तो उसमें कितनी हाइजीनिक कंडीशंस नहीं थी हमारे पास। राइट, हम लोग डिस्टिल्ड हम यूज करते हैं कि हम डिस्टिल्ड वाटर यूज करेंगे, 9% HCl वाटर यूज करें जो कि हमारे पास ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस रखे। अच्छा, उस वक्त ये था हम लोग नॉर्मल वाटर भी यूज करते थे, तो नॉर्मल वाटर है टैप वाटर वाटर कैन नॉट बी एडेड बिकॉज़ सेल्फ कल्चर मीडिया में कभी नहीं हम ऐड करते सर, लेकिन अगर आगे बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा कंटामिनेशन के चांसेस सर। लेकिन उसमें सर हम ऑटोक्लेव अगर कर लें लाइक जैसे हम लोग अब एगर सॉलिडिफाइड मीडिया वाटर, बट स्टिल इट कैन डिस्टर्ब द आयनिक बैलेंस बच्चे। लेकिन सर जो टैप वाटर टैप वाटर की बात में ऐसे ही सर उसे नहीं पता था, मतलब ये इंसान ये पाकिस्तानियों से ना पता है हमें साइड प्रोडक्ट के हिसाब से मिलता है, यानी कि ये जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है तो हम कुछ ऐसा हम ऐड कर रहे हो जो बाद में वो माइक्रो न्यूट्रिएंट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी तो हो सकता है। ये बात भी की है कि जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स पहले यूज करते हैं हम लोग ऐसे सारे यूज करते हैं कॉम्बिनेशन में। तो आपके जो इंसान और प्लांट से इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं सर लाइक इसकी एग्जांपल ये सर हम यूरिया यूज करते हैं सर। यूरिया एक फर्टिलाइजर है सर, हम उसको कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, उसमें कार्बन नाइट्रोजन सोर्स दोनों है, लेकिन जो मेन हमारे पास वो प्रोवाइड करता है वो 46% नाइट्रोजन है। तो हम सर ये भी यूज कर सकते हैं कि पहले हम सॉल्ट ऐसे यूज करते थे जो कि कॉम्बिनेशन सॉल्ट्स होते थे, इसमें से हमें एक सॉल्ट रिक्वायर होता था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि दूसरा हम यूज करें तो ये भी हमारे पास इनकॉर्पोरेट हो सकता है एज अ ज्वेरी अर्शद, आर यू देयर? शी इज नॉट देयर। एक ये भी रीजन सकती है जो लाइन होती है वाइब्रेंट होती है, मतलब किसी एक चीज प्रेजेंट है और दूसरी नहीं प्रेजेंट, तो उसको यूज कर लेते हैं जो चीज प्रेजेंट है एज अ फोकस। नहीं, anyone else? Yes, सर अपने वाला any idea about it? क्वेश्चन समझ में आया?
इसका जवाब मजे के नहीं आए एक वो ना ठीक है कुछ यस सर बेसिकली जब हमने इनिशियली स्टेज में टिश्यू वगैरह को कल्चर करना स्टार्ट किया तो वी आर मोर पार्टिकुलर स्पेसिफिक तो हम क्या करते थे कि हम ना नेचुरल एनवायरनमेंट देने के नेचुरल सोर्स यूज करते थे जिस टाइप का कल्चर मैं हमने क्या यूरिया यूज कर लिया नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करते थे तो तुम्हारा ये भी था कि ना इस अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट देंगे तो सर ग्रो करना शुरू कर देगा फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एगर और ग्रोथ पे जब आए तो हमारे पास जो न्यूट्रिएंट थे वो लिमिटेड होने शुरू हुए वहां से हम हाइड्रोपोनिक कल्चर भी कम मूव कर गए जहां मुझे पता कि न्यूट्रिएंट को कम ज्यादा करने थे कितनी ना बताओ सवाल का जवाब सिद्रा नहीं सिद्रा इज नॉट आयशा यस आयशा कोई बनती है बात अच्छा चलें इसके नीचे तो पॉइंट्स लिखे हुए थे ये वाले वो एक बात समझ में आती है महानूर मुझे शब्द का मैंने पढ़ लिया था ये इसमें दो बातें हैं 20th सेंचुरी से के स्टार्ट से पहले ज़्यादातर सेल कल्चर जो प्लांट सेल कल्चर मीडिया था उसको शायद मॉर्फोजेनेसिस के लिए इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा यह है कि उसके जो मीडिया सॉलिडिफिकेशन के लिए जो कंस्टिट्यूएंट ऐड कर रहे थे दैट वाज एगर। एगर जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सोर्स था। अब हम एगर की बजाय जेलराइट या जेलाटिन हम सेमी सॉलिड मीडिया पे आ गए वी हैव मॉडिफाइड इट। अब जो एगर का सोर्स था एगर वाला सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट हमने वो चेंज कर दिया इस वजह से हमें अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सेपरेटली ऐड करने पड़ते हैं। दूसरी बात ये क्योंकि उस टाइम हम सिर्फ सेल्स को प्लांट्स को में प्लांटलेट्स को ग्रो करवा रहे थे तो प्रॉपर मॉर्फोजेनेसिस एंड एडवांस्ड उसका हम एप्लीकेशंस को फुलफिल नहीं करवा पा रहे। सो इन दैट केस हम सेकंड पॉइंट लिखा प्लांट सेल्स आर मोर डिमांडिंग फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हेन अंडरगोइंग मॉर्फोजेनेसिस। Plant can grow without microelements, but whenever we have to shift it towards a morphogenesis, then it will be needing and its diet requirements would be more sophisticated or the stringent. ये दो पॉइंट लिखे भी आप कुछ ठीक बताओ। आप आगे पढ़ लिए थे लेकिन बताइए जी। यस वही जो लैब में अगर पाउडर नहीं इस्तेमाल करते हैं वो बताओ क्यों जी। वहां में हम ये पढ़ते हैं कि चूंकि बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे आर अनएबल टू डिग्रेड दैट एगर सो दैट्स व्हाई एगर डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू फॉर दैट बैक्टीरिया। बट इसका मतलब हरगिज नहीं है कि एगर के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है। एगर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं बट बैक्टीरिया नहीं उसको यूज कर पा रहे ना। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं है बच्चे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हमने ये बात करी थी कि अगर फाइव कार्बोहाइड्रेट तो हमारे पास नाइट्रोजन एलिमेंट majority of constituents it constitutes on carbohydrate but that is not only the sole source of carbohydrate. माइक्रो एलिमेंट्स मौजूद हैं उसके अंदर। एगर का सोर्स क्या है वैसे so definitely that would be containing the microelements along with the carbohydrates. Even although its major constituent is the carbs, but still not the only constituent is carb. Microelements मौजूद हैं चाहिए कितने concentration में microelements micro so that would be a source. अब बैक्टीरिया के केस में वो हम कहते हैं कि काम नहीं कर पाता ये इसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है वो इसलिए नहीं है कि बैक्टीरिया does not have most of the bacteria does not have capability to consume that factor। ठीक हो गया। क्वांटिटी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये सेम वही टेबल अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए आ गया है और कुछ वैसे ही इसके अंदर ब्रफोल्डर एंड बेसल मीडिया और साथ में रिवाइज्ड मीडियम के कुछ कंपोजिशन है उसमें हमारे पास वी हैव एलिमेंट्स इन देयर कंसंट्रेशन व्हिच आर रिक्वायर्ड माइक्रोमोल्स पर लीटर ऑफ द मीडियम दैट वुड बी रिक्वायर्ड और कंसंट्रेशन इन मिलीग्राम पर लीटर इलस्ट्रेटेड इन पैरेंथेसिस और कुछ केसेस में पैरेंथेसिस के अंदर ये वाले जो है ये 26 एक्चुअली दैट इज इन द मिलीमोल्स और 0.28 जो नीचे लिखा हुआ है हियर दिस वन दैट इज इन द मिलीग्राम। ठीक है तो मिलीग्राम्स में एमएस मीडियम ये एमएस मीडियम मैंने आपको बताया था स्कूप मीडियम मॉशस स्कूप मीडियम बात हमने की थी पिछली स्लाइड्स में कि एमएस और जब हमने हिस्ट्री ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर पढ़ी थी तब बात हुई थी। एमएस मीडियम वाज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम द एश कंटेंट ऑफ टोबैको कैलस the higher concentration of salt substantially enhance the cell division। तो ये MS medium start कब से हुआ इसमें हम MS medium को डिटेल में पढ़ेंगे।
अब अभी ये बोरॉन है, उसके बाद मैंगनीज है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, कोबाल्ट है, निकल है, आयरन, फिर कुछ चिलेटिंग एजेंट्स आएंगे, EDTA, EGTA, EDDHA, DDTA, और फिर कार्बन सोर्सेज में हमारे पास कुछ उसकी डिटेल के बारे में भी नीडेंग। उसके बाद ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स आएंगे जिसमें विटामिन, थायमिन, निकोटीन, माइनोसिटोल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स, और फिजिकल सपोर्ट एजेंट्स में हमारे पास जेलिंग एजेंट्स आएंगे, स्ट्रक्चरल सपोर्ट आएगी। तो दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। और फिर इसमें एगर की डिटेल थोड़ी सी आएगी कि व्हाई वी यूज एगर एंड व्हेन वी डू नॉट। और एगर जो है वो एगरोज और एग्रोपेक्टिन में मुश्तमिल होता है और किन किन चीज़ों का सोर्स है, कुछ इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे सचिन, और फिर हम एग्रोज की कुछ पैकिंग देख के और फिर हम जेल राइट पे जाएंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल बी मूविंग फाइटा जेल के बाद कमर्शियल मीडिया फॉर्मुलेशन में MS आएगा, कमर्शियल स्कूप। ठीक है, तो भाई ये चीजें साथ ही साथ पढ़ते जाइएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और दिस कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस एट द एंड अगर आप इसको कवर अप ना कर सकें। यस, जितना भी आज पढ़ लेंगे मैक्सिमम पढ़ लिया, टाइम हो गया। ओहो, ओके जी, अटेंडेंस टाइम। अलीना बतूल, प्रेजेंट सर। आयशा जमान, प्रेजेंट सर। दुर्रा रमीशा आरिफ, नहीं हो गया ना, मैंने जानबूझ के थोड़ी लगाई है। दुर्रा रमीशा आरिफ, ईशा फातिमा, जो मैंने क्वेश्चन किया था तो यू वर नॉट देयर। सर दुर्रा रमीशा आरिफ प्रेजेंट। फैसल बशीर, प्रेजेंट सर। अवैतब सलीम, अवैतब सलीम। सर मैंने क्लास अटेंड किया, मेरा अभी 5 मिनट पहले डिस्कनेक्ट हुआ है। मेरिया इफ्तिखार, जुवेरिया अरशद, लाइबा ताहिर। सर क्या? लाइबा ताहिर इज नॉट देयर। प्रेजेंट सर। मरियम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिलाल, यस सर। नमान अजीज, यस सर। रेशमा, रोहा अहमद, प्रेजेंट सर। सौलत नवाज शाह, प्रेजेंट सर। मेरा असगर, सिदरा नूर, प्रेजेंट सर। सिमरा आरिफ, प्रेजेंट सर। ताबिश आरिफ, वजीहा उरूज, प्रेजेंट सर। जैन अब्बास and जैन Okay, we'll see you in the next class. Bye bye.